दोस्तों, आज मैं जिस टॉप सेलर किताब की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आया हूं, यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक बार आप पूरी सुन के देखिए, आपकी सोच और व्यवहार में ये कितना फर्क ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे बस एक लाइक की उम्मीद रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉम चैटफील्ड की यह पुस्तक उन मानसिक प्रक्रियाओं को बेहद स्पष्ट और मानवीय शैली में खोलकर समझाती है, जिनके माध्यम से हम सही और गलत, तथ्य और भ्रम, तर्क और भावनाओं के बीच फर्क करना सीखते हैं। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि मनुष्य अपनी सोच को स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय मान लेता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम लगातार पूर्वाग्रहों, धारणाओं और मानसिक आदतों से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं। ये आदतें हमें तुरंत निष्कर्ष निकालने में मदद तो करती हैं, परंतु ज्यादातर समय यही आदतें हम पर हावी होकर हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। चैटफील्ड ये समझाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का लक्ष्य हर विचार को खारिज करना नहीं है, बल्कि हर विचार की जांच परख करने की क्षमता विकसित करना है, ताकि हम स्थितियों को वास्तविक दृष्टि से देख सकें। पुस्तक का प्रारंभिक भाग ये बताता है कि हमारी सोच का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट की तरह चलता है। जब हम किसी चीज को सत्य मानना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग उसके समर्थन में तर्क खोजने लगता है। इस प्रक्रिया को कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, और ये हमारे निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली मानसिक प्रवृत्ति है। चैटफील्ड सरल भाषा में बताते हैं कि हम क्यों उन सूचनाओं को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जो हमारी पसंद या मान्यता से मेल खाती हैं, और क्यों हम उन बातों को नजरअंदाज या गलती मान लेते हैं जो हमारे दृष्टिकोण को चुनौती देती हैं। इस चरण में लेखक ये महसूस कराते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग शुरू होती है स्वयं से देखने से, अपने मन के पैटर्न को समझने से, और ये पहचानने से कि हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर अधूरी होती है। इसके बाद लेखक बताता है कि दुनिया को समझने के लिए तर्क की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। तर्क हमेशा केवल गणित या वैज्ञानिक मॉडल का हिस्सा नहीं होता, बल्कि हमारे रोजमर्रा की बातचीत, निर्णय और बहस में भी तर्क लगातार सक्रिय रहता है। चैटफील्ड कई रोजमर्रा के उदाहरणों से यह स्पष्ट करते हैं कि तर्क शक्ति का अर्थ सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों को जोड़कर उनकी सटीक व्याख्या कर पाना है। उदाहरण के लिए, हम किसी व्यक्ति की एक खराब आदत देखकर यह मान लेते हैं कि वो व्यक्ति पूरी तरह अविश्वसनीय है, जबकि यह निष्कर्ष वास्तविकता की समग्र तस्वीर से मेल नहीं खाता। इसी तरह हम अक्सर किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व या भावनात्मक तर्क द्वारा प्रभावित होकर निर्णय ले लेते हैं, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग हमें भावनाओं को मानवीय स्थान देने के बावजूद निर्णय को तथ्य और प्रमाण पर आधारित रखने की प्रेरणा देती है। पुस्तक के इस भाग में चैटफील्ड ये भी समझाते हैं कि भाषा हमारी सोच को कैसे आकार देती है। जब हम किसी दावा या तर्क को शब्दों में सुनते या पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में उसका प्रभाव केवल अर्थ से ही नहीं, बल्कि उस अर्थ को प्रस्तुत किए जाने के तरीके से भी बनता है। अस्पष्ट, अतिशयोक्तिपूर्ण या भावनात्मक भाषा हमें बिना सोचे आकर्षित कर सकती है। लेखक पाठक को इस कौशल विकसित करने की ओर ले जाता है कि किसी वाक्य या कथन को सुनते समय यह सोचा जाए कि वाक्य में वास्तव में कहा क्या गया है, और क्या वो किसी प्रकार की चतुराई से हमारी भावनाओं पर किया गया प्रभाव तो नहीं। ये समता, जिसे लेखक भाषाई सतर्कता कह सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की नींव है। चैटफील्ड ये भी बताते हैं कि जानकारी की दुनिया पहले कभी इतनी विशाल और तेज नहीं रही जितनी आज है। सोशल मीडिया, न्यूज फीड, ब्लॉग्स और अनगिनत स्रोतों ने ऐसा वातावरण बना दिया है जिसमें हमारी मानसिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा केवल जानकारी को छांटने पर खर्च होता है। इस अत्यधिक जानकारी के युग में लेखक ये चेतावनी देते हैं कि गलत सूचना, आधी अधूरी जानकारी या सुनियोजित रूप से गुमराह करने वाली सामग्री का सामना करना अनिवार्य है। इसलिए यह सीखना आवश्यक है कि किसी भी सूचना को सत्य स्वीकार करने से पहले उसे परखने के लिए कौन से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। जैसे कि यह सूचना किस स्रोत से आई है, इसका प्रमाण क्या है, इससे किसे लाभ होता है, और क्या यह केवल राय है या वास्तव में तथ्य है। चैटफील्ड ये भी स्पष्ट करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का उद्देश्य हर चीज पर संदेह करना नहीं है, बल्कि अनावश्यक भ्रम से बचते हुए विश्वसनीयता के आधार पर ज्ञान को स्वीकार करना है। इस पहले भाग में एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि सोच का उद्देश्य केवल दुनिया को समझना ही नहीं होता, बल्कि स्वयं को समझना भी होता है। जब हम अपने निर्णयों, अपनी पसंद नापसंद, अपनी भावनाओं और अपने मानसिक झुकावों को पहचानना सीखते हैं, तब हम उन अदृश्य शक्तियों से मुक्त होने लगते हैं जो हमें अनजाने में नियंत्रित करती रहती हैं। चैटफील्ड धीरे धीरे ये अनुभव कराते हैं कि पूरी पुस्तक का मूल केंद्र यही है कि सोच को व्यवस्थित, सावधान और सचेत बनाना एक कौशल है, जिसे सीखने में निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है।
यह अचानक हासिल किया जाने वाला गुण नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये पहला भाग इस बात की गहरी समझ विकसित करता है कि क्रिटिकल थिंकिंग का आरंभ सूचनाओं से नहीं, बल्कि भीतर से होता है। अपने दिमाग की सीमाओं को जानना, अपनी प्रवृत्तियों को पहचानना, भाषा और तर्क की संरचना को समझना और सूचना के स्रोतों को परखने की आदत बनाना ही इस पुस्तक के शुरुआती हिस्से का आधार है। लेखक इस मूलभूत समझ के साथ पाठक को आगे की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है, जहां विचारों की संरचना, तर्कों के प्रकार, भ्रमों के जाल और निर्णय लेने की यांत्रिक प्रक्रियाओं का और व्यापक विश्लेषण आने वाले भागों में सामने आने वाला है। पुस्तक के दूसरे भाग में टॉम चैटफील्ड पाठक को ये समझाने की दिशा में ले जाते हैं कि तर्क केवल सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि एक ऐसी संरचना है जिसके भीतर हर विचार का अपना स्थान और प्रमाण होना चाहिए। वो बताते हैं कि मनुष्य अक्सर तर्क की सतह को देखकर ही निर्णय ले लेता है, जबकि असली अर्थ तर्क की बुनियाद में छुपा होता है। इस हिस्से में लेखक ये उजागर करते हैं कि तर्क दो प्रकार से हमारे सामने आता है, स्पष्ट और छिपा हुआ। स्पष्ट तर्क वे होते हैं जिनमें दावे खुले रूप से प्रस्तुत होते हैं, और छिपे हुए तर्क वे होते हैं जिनमें निष्कर्ष तो दिया जाता है, पर उसके पीछे की धारणाएं अनकही रह जाती हैं। चैटफील्ड पाठक को इन अदृश्य धारणाओं की पहचान करना सिखाते हैं, क्योंकि अक्सर इसी स्तर पर सबसे बड़े भ्रम पैदा होते हैं। लेखक समझाते हैं कि किसी भी तर्क को समझने के लिए पहला कदम यह है कि ये पहचाना जाए कि कथन क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। कई बार भाषा इतनी जटिल होती है कि असली दावा अस्पष्ट हो जाता है। लोग अपनी राय को तथ्य की तरह प्रस्तुत करते हैं और सुनने वाला बिना सोचे उसे स्वीकार कर लेता है। चैटफील्ड इस समस्या को आर्ग्यूमेंटेटिव कैमोफ्राज की तरह समझाते हैं, जिसमें सतही शब्द सजावट के रूप में काम करते हैं, पर असली दावा कमजोर होता है। वे पाठक को ये क्षमता विकसित करने की ओर ले जाते हैं कि किसी भी कथन को सुनकर तुरंत ये समझा जा सके कि उसमें छिपा दावा क्या है और उस दावे को समर्थन देने वाले प्रमाण वास्तव में सार्थक हैं या केवल दिखावटी। इस भाग में लेखक तर्क के निर्माण और विश्लेषण की प्रक्रिया को अत्यंत रोचक ढंग से खोलते हैं। वे बताते हैं कि किसी भी तर्क की शक्ति दो चीजों पर निर्भर करती है, उसकी संरचना और उसकी सच्चाई। संरचना ये निर्धारित करती है कि तर्क किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, और सच्चाई ये तय करती है कि जो आधार रखे गए हैं वे वास्तविकता से मेल खाते भी हैं या नहीं। कई बार लोग अत्यंत प्रभावशाली भाषा में बात करते हैं, उनका व्यक्तित्व आकर्षक लगता है, उनकी आत्मविश्वास भरी आवाज विश्वसनीय प्रतीत होती है, लेकिन उनके दावों की जड़ में कोई ठोस आधार नहीं होता। ये केवल भावनात्मक विश्वास का प्रभाव होता है। चैटफील्ड पाठक को लगातार इस बात से सावधान करते हैं कि भावनाएं मानव अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन निर्णय और तर्क उन पर आधारित नहीं होने चाहिए। इसके बाद चैटफील्ड ये समझाते हैं कि तर्क केवल सकारात्मक दिशा में ही नहीं बल्कि गलतियों की ओर भी ले जाता है। इस हिस्से में वे तार्किक भ्रमों की दुनिया खोलते हैं, जो हमारे विचारों में अनजाने में प्रवेश कर जाते हैं और हमें गलत निष्कर्षों की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही शॉर्टकट लेने वाला प्राणी है, इसलिए दिमाग जल्दी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कई तर्कों को अधूरा छोड़ देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं इसलिए ये सही है, तो ये लोकप्रियता आधारित भ्रम है। इसी प्रकार यदि कोई तर्क भावना को उभारने के लिए डर या सहानुभूति का उपयोग करता है, तो ये भावनात्मक भ्रम का उदाहरण है। ये समझना कि तर्क कब कमजोर हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। लेखक इस भाग में एक और गहरा पहलू छूते हैं, मानव मन की सीमाएं। वे बताते हैं कि हमारा दिमाग कई बार उन चीजों को देखने या समझने में असमर्थ होता है जो हमारी मान्यताओं से मेल नहीं खाती। इस अपरिहार्य सीमा को कॉग्निटिव बायस का रूप मिलता है। इस हिस्से में चैटफील्ड पाठक को कुछ सामान्य बायसेस की गहराई से पहचान करवाते हैं, जैसे एंकरिंग बायस, जिसमें पहली जानकारी इतना असर डालती है कि हम बात की सारी जानकारी उसी के इर्द गिर्द मापते हैं। एक और महत्वपूर्ण बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जिसमें हम किसी घटना को उसकी वास्तविकता से अधिक महत्वपूर्ण मान लेते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो आसानी से याद आ जाती है।
जैसे हवाई दुर्घटनाओं की खबरें अधिक याद रहती हैं, इसलिए हमें लगता है कि हवाई यात्रा अधिक जोखिम भरी है, जबकि आंकड़े इसके विपरीत कहते हैं। चैटफील्ड इन मानसिक बाधाओं की पहचान करवाते हुए ये बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग इन बाधाओं को मिटाती नहीं, बल्कि उनके प्रभाव को कम करती है, ताकि हमारा निर्णय अधिक तर्कसंगत बन सके। पुस्तक का ये भाग विशेष रूप से सूचना युग के संकट पर ध्यान देता है। चैटफील्ड बताते हैं कि इंटरनेट ने विश्व को जोड़ने की अद्भुत शक्ति दी है, लेकिन साथ ही उसने एक ऐसा वातावरण भी बनाया है जहां जानकारी की गुणवत्ता पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। कोई भी व्यक्ति साधारण दावे को बड़े विश्वास के साथ इंटरनेट पर प्रस्तुत कर सकता है और लाखों लोग उसे बिना जांचे साझा कर देते हैं। ऐसे माहौल में लेखक ये सुझाव देते हैं कि किसी भी जानकारी की विश्वसनीयता को परखने के लिए हमें स्रोत, उद्देश्य और संदर्भ को समझना अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि कई ऑनलाइन सूचनाएं असल में राय होती हैं, पर उन्हें तथ्य के रूप में पेश किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें ये पहचानने में सक्षम बनाती है कि कौन सा कथन तथ्यात्मक है, कौन सा विश्लेषणात्मक है और कौन सा केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। इस भाग में लेखक ये भी कहते हैं कि तर्क की गुणवत्ता केवल इस पर निर्भर नहीं करती है कि दावे कितने मजबूत हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि हम विरोधी तर्क को कितनी ईमानदारी से सुनते हैं। कई बार हम विरोधी तर्कों को गलत दिखाने के लिए उन्हें अत्यधिक सरल या हास्यास्पद रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। इसे स्ट्रॉमैन फैलेसी कहा जाता है। चैटफील्ड बताते हैं कि ऐसा करना तर्क की सच्चाई को नष्ट कर देता है। वास्तविक बहस तभी संभव है जब हम विरोधी विचार को सही और मजबूत स्वरूप में समझकर उस पर प्रतिक्रिया दें। यह आदत न केवल हमारे तर्क को सशक्त बनाती है, बल्कि हमें बौद्धिक विनम्रता भी सिखाती है। दूसरे भाग में लेखक ये जागरूकता भी विकसित करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि स्वयं को भी चुनौती देती है। जब हम अपनी सोच की कमियों, अपने तर्कों की कमजोरियों और अपने विश्वासों के आधार की जांच करते हैं, तब हमें पता चलता है कि सीखने का वास्तविक अर्थ क्या है। इस प्रक्रिया में विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये स्वीकार करना कि हम गलती कर सकते हैं, कि हमारे विचार अधूरे हो सकते हैं और कि हमें लगातार अपना ज्ञान को अद्यतन रखना चाहिए। चैटफील्ड लिखते हैं कि बुद्धिमत्ता का वास्तविक सार यही है कि हम ये समझें कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये दूसरा भाग पाठक को उस मानसिक परिपक्वता तक ले जाता है जहां तर्क, प्रमाण, पूर्वाग्रह, भ्रम और सूचना सभी एक व्यापक मानसिक ढांचे का हिस्सा बन जाते हैं। अब पाठक तैयार होता है उस अंतिम और सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए, जहां क्रिटिकल थिंकिंग केवल व्यक्तिगत कौशल नहीं, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण बन जाती है। अगले भाग में लेखक ये बताते हैं कि इस कौशल को वास्तविक परिस्थितियों, नैतिक निर्णयों, जटिल समस्याओं और समाज के व्यापक मुद्दों में कैसे लागू किया जाता है और कैसे ये सोच हमारी दुनिया को अधिक स्पष्ट, संतुलित और अर्थपूर्ण बना सकती है। पुस्तक के अंतिम भाग में टॉम चैटफील्ड पाठक को इस स्तर पर ले जाते हैं जहां क्रिटिकल थिंकिंग केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने वाला एक व्यावहारिक कौशल बन जाती है। इस हिस्से में लेखक यह बताते हैं कि वास्तविक दुनिया में तर्क करना, समस्याओं को हल करना और निर्णय लेना कितनी जटिल प्रक्रिया है और कैसे सोच की स्पष्टता हमें उन जटिलताओं का सामना करने में सक्षम बनाती है। जीवन में हम जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, उनमें तथ्य हमेशा स्पष्ट नहीं होते। स्थितियां अक्सर बदलती रहती हैं और कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कोई सरल समाधान नहीं होता। ऐसे समय में क्रिटिकल थिंकिंग हमें न केवल धैर्य देती है, बल्कि ये समझ भी देती है कि किसी समस्या का समाधान हमेशा हाँ या ना में नहीं होता, बल्कि विकल्पों, संभावनाओं और दृष्टिकोणों के बीच संतुलन ढूंढना पड़ता है। चैटफील्ड इस भाग में निर्णय निर्माण की गहराई को समझाते हुए कहते हैं कि हर निर्णय के पीछे हमारा अनुभव, हमारी जानकारी और हमारी मानसिक संरचना काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ हर निर्णय के पीछे हमारी इच्छाएं, डर, पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रभाव भी कार्यरत रहते हैं। इस प्रकार निर्णय केवल तर्क का परिणाम नहीं होता, वह मनुष्य की संपूर्णता का प्रतिफल होता है। इस विचार को लेखक बड़े संतुलित तरीके से सामने रखते हैं और बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का लक्ष्य निर्णयों से भावनाओं को अलग करना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि भावनाएं कहां तक सहायक हैं और कहां वे निर्णय को अस्पष्ट बना रही हैं।
वो लिखते हैं कि जब हम भावनाओं को स्वीकार करते हुए भी तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, तब हम अधिक परिपक्व, अधिक विश्वसनीय और अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस भाग में लेखक यह भी बताते हैं कि जटिल समस्याओं को समझने के लिए हमें समस्या के प्रकृति को अलग-अलग कोणों से देखना पड़ता है। किसी भी समस्या को यदि हम केवल अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे तो वो कभी पूरी समझ नहीं आएगी। यही वो जगह है जहां लेखक क्रिटिकल थिंकिंग को सहयोग और संवाद से जोड़ते हैं। एक व्यक्ति जितनी भी गहन सोच रखे, वह अकेला हर पहलू नहीं देख सकता, लेकिन जब कई दृष्टिकोण एक साथ आते हैं तब समस्या की तस्वीर स्पष्ट होती है। चैटफील्ड इस विचार पर जोर देते हैं कि संवाद केवल बहस जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक साझा समझ तक पहुंचने की प्रक्रिया है। वे पाठक को प्रोत्साहित करते हैं कि किसी भी चर्चा में हिस्सा लेते समय अपना उद्देश्य संवाद को गहरा करना रखें, न कि व्यक्तिगत जीत की मानसिकता के साथ तर्क करें। यह बौद्धिक ईमानदारी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद लेखक नैतिक निर्णयों की भूमिका समझाते हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल तर्क से निकाला जा सकता है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें हमें नैतिक संतुलन बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए ऐसी स्थितियां जहां दो विकल्पों में से कोई भी पूरी तरह सही नहीं होता, या दोनों रास्तों में कुछ न कुछ हानि होती है। ऐसी स्थितियों में क्रिटिकल थिंकिंग ये नहीं बताती कि कौन सा निर्णय सही है, बल्कि ये बताती है कि निर्णय किस आधार पर लिया गया है, निर्णय के परिणाम क्या होंगे और क्या हम उन परिणामों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। चैटफील्ड यहां यह महसूस कराते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग नैतिकता से अलग नहीं है, बल्कि नैतिकता को अधिक स्पष्ट, सचेत और जिम्मेदार बनाने का साधन है। इस भाग में लेखक यह भी बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में विभाजन, पूर्वाग्रह, गलत सूचना और ध्रुवीकरण की समस्या क्यों बढ़ रही है। सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और डिजिटल इकोसिस्टम ने ऐसा माहौल बना दिया है जहां हर व्यक्ति केवल अपने विचारों से मेल खाने वाली सामग्री देखता है। यह मानसिक विभाजन बढ़ता है और व्यक्ति अपनी सोच को पूर्ण मानने लगता है। चैटफील्ड इस डिजिटल युग की चुनौती को क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा अभ्यास क्षेत्र बताते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि यदि हम सूचनाओं को बिना सोचे स्वीकार करने लगें या हर राय को अपनी पसंद के आधार पर चुनेंगे तो हमारी सोच संकुचित होती जाएगी। इस समस्या का समाधान उनके अनुसार ये है कि हम जानबूझकर स्वयं को विविध दृष्टिकोणों के सामने रखें, असहमति को सीखने का अवसर मानें और किसी भी जानकारी के पीछे मौजूद उद्देश्य, स्रोत और संदर्भ पर सवाल करना ना छोड़ें। इस भाग में चैटफील्ड यह भी कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल बाहरी दुनिया की समस्याओं का हल नहीं देती, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत विकास का भी मूल आधार है। जब हम अपनी सोच को सुधारने की दिशा में सचेत होकर प्रयास करते हैं, तब हम सीखते हैं कि असफलता हमें क्या सिखाती है, गलत धारणाएं कैसे सुधरती हैं और क्यों हर नए अनुभव को खुले दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सोच को चुनौती देना सीख जाता है, वह किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराता नहीं, बल्कि वह उसे एक अवसर की तरह देखता है। यह दृष्टिकोण जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, अधिक शांत और अधिक समृद्ध बनाता है। पुस्तक के अंतिम हिस्से में चैटफील्ड पाठक को यह प्रेरणा देते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई एक बार सीख लेने वाला कौशल नहीं, बल्कि लगातार विकसित होने वाली मानसिक आदत है। हर नया अनुभव, हर नया संवाद, हर नई जानकारी, ये सभी अवसर हैं अपनी सोच को और परिष्कृत करने के। लेखक यह भी लिखते हैं कि इस कौशल का असली मूल्य तभी सामने आता है जब हम इसे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी उपयोग करें। जब लोग तार्किक, संवेदनशील और जागरूक ढंग से सोचने लगते हैं, तब समाज अधिक न्यायपूर्ण, अधिक समझदार और अधिक जिम्मेदार बनता है। इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पब्लिक पॉलिसी, शिक्षा, संवाद, विज्ञान और सामूहिक निर्णयों को भी प्रभावित करता है। अंत में लेखक बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक संतुलित मन की पहचान है। एक ऐसा मन जो जिज्ञासु है, सावधान है पर खुला है। एक ऐसा मन जो प्रमाण की मांग करता है पर सीखने के लिए तैयार भी रहता है। एक ऐसा मन जो समस्या को समझने के लिए समय लेता है और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। पुस्तक यही संदेश देकर समाप्त होती है कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल ज्ञान नहीं बढ़ाती, बल्कि यह मनुष्य को अधिक सशक्त, अधिक स्वतंत्र और अधिक बुद्धिमान बनाती है। यह हमें दुनिया को देखने के लिए नई आंखें देती है, ऐसी आंखें जो सतह से परे जाकर सत्य की खोज करती हैं।
टॉम चैटफील्ड की क्रिटिकल थिंकिंग पर लिखी बातों में जितनी गहराई है उतना ही गहरा प्रभाव वो हमारे सोचने के तरीके पर डालती है। यदि हम इस सोच को और विस्तृत रूप में समझें तो यह स्पष्ट होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल एक तकनीक नहीं बल्कि मनुष्य की मानसिक परिपक्वता का एक संपूर्ण ढांचा है। यह हमें दुनिया को देखने का एक ऐसा दृष्टिकोण देती है जिसमें जल्दबाजी की जगह धैर्य होता है, अंधविश्वास की जगह जांच होती है और भावनात्मक प्रतिक्रिया की जगह विचारशील संतुलन होता है। जब हम किसी विचार या सूचना का मूल्यांकन करते हैं तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उन बातों को प्राथमिकता देता है जो हमारी मान्यताओं से मेल खाती हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें इस सहज मानसिक झुकाव को पहचानने में मदद करती है और हमें यह समझने का अवसर देती है कि हर विचार, चाहे वो कितना ही सहज क्यों ना लगे, उसकी जड़ में क्या आधार है। क्रिटिकल थिंकिंग का एक और गहरा पहलू यह भी है कि यह हमें अपनी ही सोच के अंदर प्रवेश करना सिखाती है। अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि हम दुनिया को जैसा देख रहे हैं वही वास्तविकता है, लेकिन चैटफील्ड बताते हैं कि वास्तविकता एक परतदार संरचना है जिसमें हमारी संस्कृति, अनुभव, भावनाएं और विश्वास मिलकर दुनिया की व्याख्या करते हैं। इसीलिए दो व्यक्ति एक ही बात को बिल्कुल अलग नजरिए से देख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह विनम्रता देती है कि हम स्वीकार कर सके कि हमारा दृष्टिकोण बस एक दृष्टिकोण है, अंतिम सत्य नहीं। यह समझ न केवल विवादों को कम करती है बल्कि संवाद को गहरा और सार्थक बनाती है, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हम गलत भी हो सकते हैं तभी सीखना शुरू होता है। चैटफील्ड बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का असली अभ्यास तब दिखाई देता है जब हम स्वयं से कठिन सवाल पूछने लगते हैं, जैसे मैं इस बात पर विश्वास क्यों करता हूं? क्या यह विश्वास तर्क पर आधारित है या केवल आदत का हिस्सा है? क्या मेरे निर्णय तथ्यों पर आधारित हैं या भावनात्मक प्रतिक्रिया पर? यह सात्म चिंतन कभी कभी असहज भी महसूस होता है क्योंकि यह हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है, लेकिन यही चुनौती हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। यह उस पुराने कमरे को साफ करने जैसा है जिसमें वर्षों से धूल जमा हो गई हो। सफाई का प्रारंभिक प्रयास मुश्किल लगता है, लेकिन जब वह कमरा साफ हो जाता है तो नई रोशनी हर कोने में फैल जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि यह दुनिया को श्वेत-श्याम नहीं मानती। बहुत सी स्थितियों में कोई एक सही उत्तर नहीं होता, कई समाधान होते हैं, कई रास्ते होते हैं और कई दृष्टिकोण होते हैं। ये सोच हमें कठोर मानसिकता से बाहर निकलकर लचीलापन सिखाती है। लचीलापन सोच वह मानसिक शक्ति है जिसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार हम अपने विचारों को समायोजित कर पाते हैं। यह जिद्दी सोच का विपरीत है। ऐसा व्यक्ति जो क्रिटिकल तरीके से सोचता है वह अपने विचारों को पत्थर की लकीर की तरह नहीं मानता, बल्कि उन्हें सुधारने के अवसर तलाशता रहता है। यही निरंतर सुधार की प्रक्रिया उसे जीवन के हर क्षेत्र, काम, रिश्ते, सीखने और निर्णय में बेहतर बनाती है। चैटफील्ड यह भी गहराई से बताते हैं कि आज के युग में जहां हर जगह सूचनाएं बिखरी हुई हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हमें उस सूचना के शोर से बचाने वाली ढाल है। इंटरनेट पर राय को तथ्य के रूप में पेश किया जाता है, भ्रमित करने वाली सुर्खियां बनाई जाती हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए जानबूझकर झूठ फैलाया जाता है। ऐसे माहौल भी यदि व्यक्ति में सूचना को परखने की क्षमता नहीं है तो वह आसानी से प्रभावित हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले यह देखा जाए कि उसका स्रोत कितना विश्वसनीय है, उसके पीछे कौन सा उद्देश्य है और क्या वह वास्तव में प्रमाणों से समर्थित है या केवल भावनात्मक रूप से प्रभावशाली दिख रही है। यह आदत व्यक्ति के भीतर वह सतर्कता पैदा करती है जो उसे गुमराह होने से बचाती है और उसे सच्चाई के करीब ले जाती है। इंसानी संबंधों में भी क्रिटिकल थिंकिंग उतनी ही जरूरी है जितनी ज्ञान के क्षेत्र में। जब हम किसी की बात को भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने से पहले समझने की कोशिश करते हैं, जब हम असहमति को नकारने के बजाय उसे सुनने का प्रयास करते हैं और जब हम संवाद में सम्मानपूर्वक तर्क रखते हैं, तब हमारे रिश्ते अधिक गहरे, स्थिर और अर्थपूर्ण बनते हैं। ये सोच हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा, अपने अनुभव और अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए समझदारी यह नहीं कि हम अपनी सोच थोपें, बल्कि यह है कि हम मिलकर ऐसी समझ तक पहुंचे जो दोनों पक्षों को समृद्ध करे। टॉम चैटफील्ड बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा उपहार है बौद्धिक स्वतंत्रता। जब हम अपनी सोच की कमियों को पहचानने लगते हैं और सूचनाओं को परखना सीख जाते हैं, तब हम दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं सोचते, बल्कि अपनी समझ और विवेक के आधार पर विचार बनाते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता मनुष्य को दूसरों की अपेक्षाओं, सामाजिक दबावों और गलत सूचनाओं से मुक्त कर देती है। यह स्वतंत्रता ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनाती है, बाहरी दुनिया की जटिलताओं के बावजूद भीतर से स्पष्ट और स्थिर।
अंततः चटफील्ड का संदेश ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक जीवन शैली है। ये सोचने का तरीका हमारे निर्णयों में स्पष्टता लाता है, हमारे मन में शांति लाता है और हमारी दृष्टि को विस्तृत करता है। यह हमें दुनिया को समझने योग्य बनाता है और हमें स्वयं को भी गहराई से पहचानने का अवसर देता है। जब व्यक्ति तार्किक, विनम्र, जागरूक और सीखने के लिए तैयार होता है, तब वह न केवल अपनी दुनिया बदलता है बल्कि आसपास के वातावरण को भी अधिक बुद्धिमान और संतुलित बनाता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आई होगी। इसको आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल बुक स्पॉट को सब्सक्राइब जरूर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। बाय बाय।